सवेरे सवेरे लोग अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाता है ना। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो तारीख तय है वो है दिनांक 18 जनवरी। लेकिन सैनिक स्कूल का जो फिक्स था वो बढ़ के 28 जनवरी हो गया है। हो सकता है और भी बढ़ जाए, क्योंकि अभी फॉर्म भराने का लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो एनटीए को दे रखा है और एनटीए का लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है। तो एकदम पूरा ताकत जेएनबी में लगा देना है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट को टच नहीं करना है फिलहाल। बात समझ में आ गया ना। हमें बीच में 25 दिन का भी गैप मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। एसएसटी और साइंस को पूरा कर लेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही, सिर्फ रिवीजन करना है। बताइए समझ में, पूरा ताकत लगा देना है जेएनवी में, नवोदय प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ पर हम बात करेंगे। तो लिखा हुआ है कि बहुतों को मालूम ना हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की औपचारिक शिक्षा कभी नहीं पाई। परिवार में संस्कृत के अध्ययन की परंपरा थी। संभवतः उन्होंने उसी तरह का अनुसरण किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिष और साहित्य में कोई मेल नहीं है, संस्कृत में भी नहीं, हिंदी में तो और भी नहीं। किंतु कालिदास ने ऐसी ही स्थितियों की व्याख्या यह कहकर की है कि भवित्याना द्वारिना भवंती सर्वत्र, अर्थात भविष्य के द्वार सब जगह खुले रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी से विश्व भारती के लिए हिंदी का एक प्राध्यापक मांगा और मालवीय जी ने ज्योतिषाचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भेज दिया। किसकी प्रशंसा की जाए, मालवीय जी की या द्विवेदी जी की या दोनों की? ऋषि तुल्य मालवीय जी की अंतर्दृष्टि कितनी पैनी थी, जिसने एक ज्योतिषाचार्य या यो कहे कि गणिताचार्य में अंतर्निहित महान साहित्यकार को देख लिया। या स्वयं द्विवेदी जी में ही ऐसी क्षमता थी कि अवसर मिलने पर उन्होंने अपने को साहित्यकार के रूप में ढाल दिया। प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने किस विषय की औपचारिक शिक्षा कभी नहीं पाई? हिंदी की। उन्होंने कहां से ज्योतिष में आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी? बनारस से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ज्योतिष और किस विषय में मेल नहीं है? साहित्य में। ज्योतिष और साहित्य में कभी मेल नहीं है। ज्योतिष और साहित्य में कभी भी मेल नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? महामना मदन मोहन मालवीय। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती के लिए क्या मांगा? ज्योतिषाचार्य मांगा, छात्र मांगा, हिंदी का प्राध्यापक मांगा या शिक्षक मांगा? शिक्षक मांगा। ज्योतिषाचार्य तो मिल गया, हिंदी का एक प्राध्यापक मांगा उसने। तो यहाँ उत्तर होगा हिंदी का प्राध्यापक मांगा, ज्योतिषाचार्य मांगा नहीं। तो ये तुम्हारा था गद्यांश नंबर 1। गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो पूरी तरह पढ़ेंगे और हो सके तो 2 बार पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन तुम्हारा जो गद्यांश में रहेगा। और 20 क्वेश्चन में कितने नंबर? 25 नंबर। 25 मैथ, 25 हिंदी और 50 रीजनिंग। प्रश्नों की संख्या 20-20 40 मैथ में। तो मैथ में तो नहीं है, गलती होगा, चूंकि अब टेस्ट शुरू होगा कल परसों से, हो सकता है आज से ही हो जाए।
दूसरा गद्यांश है, डेनमार्क में मेहमानों का आना जाना त्योहार से कम नहीं माना जाता है। डेनमार्क में मेहमान का आना जाना त्योहारों से कम नहीं माना जाता है। यहाँ के निवासी मेहमानों का जो जी खोलकर सत्कार करते हैं, दिन हो या रात, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वे खाने की मेज पर मेहमानों के सामने मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। मोमबत्तियां रख के जलाते हैं। जब कोई किसी से मिलने आता है तो अपने साथ फूल ले जाता है। यह परिपाटी बड़ी अच्छी मानी जाती है। चलते समय मेहमान मेजबान को धन्यवाद देते हैं। घर पहुंचकर वे टेलीफोन या पत्र द्वारा एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। डेनमार्क में जब कोई किसी से मिलने जाता तो अपने साथ क्या ले जाता है? फूल ले जाता है। डेनमार्क में मेहमानों का आना किससे कम नहीं माना जाता है? त्योहार से। चलते समय डेनमार्क के मेहमान क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। मेहमान के आने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए डेनमार्क वासी क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाकर रखते हैं। परिपाटी का अर्थ इनमें से क्या है? परिपाटी का अर्थ है प्रथा। परिपाटी का अर्थ क्या होगा? प्रथा होगा। जैसे मेहमानों का स्वागत करना हमारी परिपाटी है, मतलब मेरी प्रथा है। समझ गया? होली में रंग गुलाब लगाना परिपाटी है भारतीय संस्कृति की, मतलब प्रथा है, चलावा है। ये सब जो है साइनो नेम है उसका। और एक चीज बताते हैं, तुम्हारे अंदर ज्ञान रहेगा तुम किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाओगे। झारखंड के एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो, किसी के सपोर्ट के बिना अपनी ताकत से जनता का सहयोग लेकर के, जनता के बातों को बीच में रख करके आज झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक है। और विधायक भी डुमरी से बन गया है। क्वेश्चन भी हो सकता है, पूछ ले। सबसे कम उम्र का विधायक, बाप मर गया, नाना नानी पाला, मजदूरी करके माँ खिलाया पिलाया उसको, कोई बैकग्राउंड नहीं था, और शिक्षा के बदौलत वो लोगों को कहता है कि जब भी मैं हमसे कोई मिलने आए तो आप 10 रुपए का एक किताब लेके आए, लेकिन फूल कभी ना लाए, गुलदस्ता ना लाए, क्योंकि उसको तो हम फेंक देते हैं। अगर आप किताब दीजिएगा तो हम उसकी एक लाइब्रेरी बना देंगे, बच्चों को पढ़ने का काम आए। और वो भी विषय का किताब लाना है, कोई हिंदी के ले आइए, कोई मैथ का ले आइए, कोई गणित का ले आइए, ताकि बच्चों को पढ़ने का काम हो सके, हम उसको शिक्षित कर सके। कितना सोच अच्छा है टाइगर जयराम महतो का। तो हम शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तो हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ की ओर। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। मुगल शासकों ने बहुत समय तक हैदराबाद पर शासन किया। इस कारण यहाँ की सभ्यता पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। यहाँ की इमारतों और महत्वपूर्ण स्थलों में देखा जा सकता है। हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सुविख्यात है। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा तेलुगु है। हैदराबाद के समीप फैली विशाल झील हुसैन सागर इस शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। हैदराबाद के पास एक पहाड़ी पर स्थित श्वेत मंदिर है। पहाड़ी की दूसरी तरफ काली चट्टाने वाले नोबल पहाड़ स्थित है। हैदराबाद शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गोलकुंडा दुर्ग है। गोलकुंडा को कोहिनूर की धरती कहते हैं, क्योंकि इस हीरे को यहीं तराशा गया था, कोहिनूर हीरे को। पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही हम उत्तर देंगे। यह नहीं कि पहले हम प्रश्न ही पढ़ लेंगे फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुम्हारा उत्तर गलत हो जाएगा। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? इसी के अनुसार देना है उत्तर, पैराग्राफ के हिसाब से। ऐसे नहीं कहा आदमी हैदराबाद की अभी राजधानी कहाँ है? हो अमरावती नगर, वो नहीं, जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो
तुम्हारा इसमें लिखा हो वही उसी के अनुसार देना है उत्तर। हैदराबाद के निवासियों की मुख्य भाषा की क्या विशेषता है? मुख्य भाषा की यहाँ क्या विशेषता है? वे उर्दू मिश्रित तेलुगु बोलते हैं, है ना। हैदराबाद के निवासियों की मुख्य भाषा उर्दू मिश्रित तेलुगु है, तो वे उर्दू मिश्रित तेलुगु बोलते हैं, है ना। हैदराबाद के किन स्थलों पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है? इमारतों और महत्वपूर्ण स्थलों पर। इमारत पर मकान बना हुआ है इस्लामिक सभ्यता के अनुसार हैदराबाद में। हैदराबाद में चार मीनार है। हैदराबाद की बिरयानी विश्व में फेमस है। बिरयानी खाए हो कभी? नहीं खाए हो? फर्स्ट बार जब हम बिरयानी खाए थे ना, तेरी वाला ये तो भाता में मुर्गवा मिला दल के है, ये तो हो गलो चिकन बिरयानी। बाद में समझ में आया कि बिरयानी कैसे बनता है। देहात के लोग कहाँ जाने बिरयानी तिरयानी है। हमें तो दाल भात चोखा एक में समेट दिए, मिला दिए, हो गया खिचड़ी, खा लो समेट लो, के बार बार सुनते रहता है। हम लोग जब खाना खाते थे ना, दाल भात चोखा अगर मिल गया, ज़्यादातर तो ही खाते थे विद्यार्थी जीवन। बस भात रखे, ऊपर से कुल दाल उछल दिए, टोटल चोखा लिए, सबको एक बार मिला लिए, आराम से घींच दिए, 2 मिनट में खाना खत्म, जा हटाओ। बिरयानी तिरयानी के जानता है। कोहिनूर की धरती किसको कहते हैं? गोलकुंडा को। गोलकुंडा में ही कोहिनूर हीरे को तराशा गया था इसके अनुसार, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कोहिनूर की धरती गोलकुंडा को कहते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और पैराग्राफ की ओर। पैराग्राफ इसलिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको पैराग्राफ पढ़ करके उत्तर देना है। सेठ धन्नालाल शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सेठ धन्नालाल शहर के, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, उसे वे शेरू कहते थे। एक दिन की बात है, अंधेरी रात में सेठ धन्नालाल के घर में चोर घुस आया। चोरों को देख शेरू ठिठक गया और कोने में छिपकर सब कुछ देखता रहा। चोरे ने तिजोरी खोलकर सारा धन निकाल लिया। वे उसे गठरी में बांधकर 9 2 11 हो गए। शेरू चुपके चुपके उसके पीछे चल दिया। चोरों ने घने जंगल में जाकर धन गाड़ दिया। उधर सवेरा होने पर जब सेठ जी सोकर उठे तब तिजोरी खाली देखी। देखते ही उनके होश उड़ गए। घर में कोहराम मच गया, लोग जुट गए, जो सुनता वही कहता। सेठ धन्नामल एक ही रात में कंगाल हो गया। अंत में शेरू की चालाकी से सेठ जी का सारा धन वापस मिल गया। उत्तर प्रश्न है कि शेरू क्या था? सेठ धन्नालाल के घर अंधेरी रात में कौन घुस आया? चोरों को देखकर शेरू ने क्या किया? भूखने लगा, भाग गया, ठिठक गया, उछलने लगा, ठिठक गया। चोरों ने तिजोरी खोलकर क्या किया? अरे सारा धन निकाल लिया। चोरों ने जंगल में जाकर क्या किया? सारा धन गाड़ दिया, है ना। तो ये था पैराग्राफ, और इसी के हिसाब से हमको क्या करना होता है? उत्तर देना होता है। बात आई समझ में न? है? तो इस पैराग्राफ को संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो प्रयुक्त मुहावरा है, जैसे नहीं दिया है, इसमें देना चाहिए था कि होश उड़ गए। तो होश उड़ जाना का मतलब क्या हुआ? है? होश उड़ जाना का मतलब क्या हुआ? हमने कल पढ़ाया था ना मुहावरा, क्या? आश्चर्यचकित होना। अब होश उड़ जाना मुहावरा का मतलब क्या होता है ना। हम अभी ऑनलाइन भी हैं, तो ऑनलाइन वाला विद्यार्थी लोग कहते हैं कि कमेंट में करके बताइए कि होश उड़ना का मतलब क्या होता है ना। चलिए एक और पैराग्राफ आपको बता देते हैं हम। आकाश में जगमगाते हुए तारों के बारे में जानने की जिज्ञासा मनुष्य को अनादिकाल से रही है।
इतना तो प्राचीन काल के लोगों ने भी अनुमान कर लिया था कि अत्यंत तप्त और स्वयं प्रकाश देने वाले हैं। सभी लोग यह मानते हैं कि सूर्य एक तारा है। इसके चारों ओर 8 ग्रह एक निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। स्वच्छ अंधेरी रात में कभी कभी पूंछ वाला तारा भी दिखाई पड़ता है। ग्रहों की तरह यह भी तारों के बीच में चलता रहता है। वास्तव में पूंछ वाला यह एक तारा नहीं है। इसे आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं। तारों की दूरी बताने के लिए मील बहुत छोटा पड़ता है, इसलिए बड़ी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। आकाश में जगमगाते तारों के बारे में मनुष्य की जिज्ञासा कब जगी? अनादिकाल से। आकाशगंगा क्या है? अंधेरी रात में तेज प्रकाश देने वाला एक तारा। सूर्य क्या है? एक ग्रह। एक ग्रह तारा है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ है। तुम लोग सतभैया का नाम सुना है? हम लोग बचपन में छत पर सोते थे और 4 गो तारा और 3 गो पीछे रहता था। लोग कहता था ओकर बाबू मर गए है ना, वो तो कन्हवा पर ले जाए, लेकिन जेते जेते बिहान हो जाए तो फिर शुरू करो। आ पिछुआ में वो लेंगड़ा भैया है, वो पहुँचबे न करो नहीं तो अगिया परो है। कहानी हम लोग सुनते थे, छत पर सोते थे, सब तारा गिनते थे। देखो वहाँ वहाँ अब पुच्छल तारा निकलता था, इधर तारा है ना। रॉकेट उकेट चलता था आसमान में। गर्मी के दिनों में सब छत पर ही सोते थे। अब तो आ गया एसी, कूलर, पंखा है ना। अब तो रूम में पैक हो सब सोता है, एकदम सब एक धारी से छत पर। सबका जगह रहता था फिक्स। हम लोग का घर में ढेर आदमी था, 30-40 गो, 30-40 आदमी था। 3 गो चाचा, 3 गो चाची, दादा दादी, चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुआ रहती थी, फूफा रहते थे वहीं, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, सब मिला करके 40 से ऊपर थे। इतना बड़ा छत था, इससे थोड़ा बड़ा था। उस पर सब सुत गए उसी पर से। एक बार भूकंप आया तो छत्ते पर से कूदा दिए चाचा, पकड़े हाथ और नीचे धबाक। कहते सुतले रह गया हो, फलनमा के मिलिया चलो थे। हमने चाचा के नाम लेके फलनमा के मिलिया चलो थे, इसीलिए हिले बक्सा ढन 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 ढन। 4 बजे सुबह में भूकंप आया था, अर्थक्वेक। तुम लोग को पता है ना भूकंप नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। और दूध नापने के यंत्र को लिक्टोमीटर। हाँ, झूठ बोलने मशीन को, झूठ बोलने वाले मशीन को, अगर झूठ बोलने वाला मशीन भारत के किसी एक आदमी को लगा दे तो सबसे ज्यादा झूठ कौन? बच्चा को पता है भाई, बच्चा को पता है कि सबसे ज्यादा झूठ भारत में कौन बोलता है ना। किसको किसको पता है, तुम सबको पता है। तो चलिए आज हम यहीं इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी समय।